Thank you. शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि मैं आपके इस दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की शुरुआत में आपके साथ हूँ। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ। सच तो ये है कि ये मेरे लिए पहला मौका है कॉलेज ग्रेजुएट्स को इतने करीब से देखने का। मैं आज आपको 3 कहानियाँ अपनी ज़िंदगी की सुनाऊंगा और कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स, नुक्तों को जोड़ना। मैंने रीड कॉलेज को पहले 6 महीने में ही छोड़ दिया और उसी हालत में मैं तकरीबन 18 महीने रहा, यहाँ तक कि पूरी तरह कॉलेज तर्क कर दिया। सवाल यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत होती है जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी। फिर उसने फैसला किया कि वो मुझे किसी को गोद दे दे। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझे किसी कॉलेज ग्रेजुएट को ही गोद दे। ये फैसला हुआ कि मैं एक लॉयर और उनकी बीवी के हाथ गोद दिया जाऊं, मगर उन्होंने आखिरी वक्त ये फैसला किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसी वक्त मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला, उनको रात में कॉल आया कि हमें एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा बेशक। मेरे असल माँ बाप ने ये पाया कि मेरे माँ ना कभी ग्रेजुएट थी और ना मेरे वालिद ने कभी ग्रेजुएशन किया है। जब ये बात मेरी असल माँ को मालूम पड़ी तो उसने एडॉप्शन पेपर साइन करने से इनकार कर दिया। फिर इस शर्त पर मुझे गोद दिया गया कि मेरे पालने वाले माँ बाप मुझे कॉलेज भेजेंगे। मेरे माँ बाप ने मेरी असल माँ से वादा किया कि आपका बेटा कॉलेज जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी की एक शुरुआत थी और 17 साल के बाद मैं यकीनन कॉलेज गया, मगर मैंने जो कॉलेज चुना वो इस स्टैनफोर्ड जैसा महंगा था और मेरे वालिदैन का सारा बचत का पैसा कॉलेज ट्यूशन फीस में चला जाता था। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह मदद करेगा, जबकि यहाँ मैं अपने वालिदैन की पूरी ज़िंदगी की कमाई खर्च कर रहा हूँ। तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उस वक्त मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन अब जबकि मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला ये था कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ। मेरा कॉलेज को छोड़ना दरअसल उन चीज़ों को छोड़ना था जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन चीज़ों की शुरुआत थी जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मेरे पास कोई रूम नहीं था रहने के लिए, तो मैं अपने दोस्त के घर ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल जमा करके उनके बदले खाना खरीदता था और 7 मील पैदल चलकर संडे को शाम अच्छा खाने के लिए जाता था। मुझे इससे प्यार था। मैं जिस राह पे कदम रख चुका था अपने तजस्सुस और इस्तिराब की वजह से, वो मेरे लिए बाद में बहुत बड़ी कीमती साबित हुई। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। रीड कॉलेज मुल्क में कैलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज था। कॉलेज के हर पोस्टर, हर ड्रॉवर के लेबल्स हाथ से खूबसूरती से नक्श किए जाते थे और मैंने चूंकि कॉलेज छोड़ा था, मैं रेगुलर क्लासेस करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने की गर्ज से उसकी क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने वहाँ सीखा शरीफ और सनशरीफ फॉन्ट्स की बनावट को, अल्फाज के दरमियानों के फासलों को और इस बात को कि क्या चीज़ है जो नक्काशी को बेहतरीन बनाती है। वो सब तजुर्बा बहुत खूबसूरत, तारीखी और मनमोहक था। साइंस से बेनियाज और उसकी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचती रही, मगर इन सब का मेरी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, उस वक्त ये सब काम आया और हमने एक खूबसूरत बनावट वाला पहला कंप्यूटर बनाया। अगर मैंने कॉलेज में दूसरे कोर्सेज को ड्रॉप करके कैलीग्राफी सीखी ना होती तो मैक अपने खूबसूरत फॉन्ट्स और बनावट के साथ वजूद में ना आया होता, और चूंकि विंडोज़ ने उसे कॉपी किया, शायद पर्सनल कंप्यूटर्स वो सब नहीं होते जो वो आज हैं। अगर मैंने कॉलेज ना छोड़ा होता और कैलीग्राफी क्लास भी ना छोड़ी होती तो शायद ये पर्सनल कंप्यूटर्स अपनी खूबसूरत बनावट से महरूम होते। यकीन जानिए, कॉलेज के ज़माने में आगे देखकर इन नुक्तों को समझना नामुमकिन था, मगर 10 साल पीछे जाकर उनको देखने से जिंदगी के नुक्ते वाजे हो जाते हैं। यकीनन जिंदगी के नुक्तों को आगे देखकर नहीं बल्कि पीछे मुड़ के जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि ये नुक्ते खुद ब खुद जुड़ जाएंगे
आपको यकीन करना पड़ेगा अपनी सलाहियत, तकदीर, जिंदगी, अमल या जिस पर भी। यही चीज है जिसने मुझे कभी नामुराद नहीं किया और मेरी जिंदगी बदल दिया। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और नुकसान। मुझे वो मिला जो मुझे पसंद था। वो और मैंने 20 साल की उम्र में घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने रात दिन एक कर दिए और एप्पल को 10 साल में हम दोनों ने $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बना दी। हमने हमारी सबसे खूबसूरत इजाद को पेश किया, मैकिन्टॉश, 1 साल पहले जब मैं सिर्फ 30 साल का ही हुआ था और मुझे निकाल दिया गया। क्या किसी को कोई खुद की कंपनी से निकाला जा सकता है? हाँ, जब एप्पल बढ़ रही थी हमने किसी को होशियार समझकर कंपनी चलाने के लिए लिया था और शुरू में 1 साल सब ठीक था, मगर जब हमारा मुस्तकबिल के विजन टकराने लगे और फिर हमारी जमी नहीं, ये जब हुआ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके साथ हो गए और मैं 30 साल की उम्र में ही निकाला गया। और यकीन जानिए सबके सामने निकाला गया। जो मेरी पूरी जिंदगी के तवाज़ो का मरकज था वो सब चला गया। बहुत दर्दनाक था। शुरू के कुछ महीने मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा मैंने ताजरे की पिछली नस्ल का सर नीचा कर दिया। मैंने उस मिसाल को गिराया जो मुझे अता की गई थी। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिलकर इन सब पर माफ़ी मांगी। ये एक शर्मसार नाकामी थी और मैंने सब कुछ छोड़कर भाग जाने के बारे में भी सोचा, मगर अंदर एक चिंगारी करवट ले रही थी। मुझे अब भी वो चीज़ें प्यारी थी जो मैंने की थी। जो कुछ एप्पल में हुआ था उससे ये चिंगारी महफूज थी। मैं नकारा गया था मगर मैं अब भी प्यार में गिरफ्तार था और मैंने फिर शुरुआत करने की ठान ली। उस वक्त मुझे ये एहसास भी नहीं था कि एप्पल से निकाला जाना मेरे हक में सबसे अच्छी बात साबित होगी। कामयाब होने का बोझ अब एक नई शुरुआत के हल्केपन से बदल गया। आने वाले नतीजों से गाफिल इस वाक़ये ने मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और क्रिएटिव दिन दिए। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी की बुनियाद डाली, फिर पिक्सर नाम की कंपनी खोली और मैं एक बेहतरीन खातून से मिला और शादी की। पिक्सर आगे बढ़ी और दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटराइज्ड एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। पिक्सर अब दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। कुदरत का कुछ ऐसा करना हुआ कि एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट ही की टेक्नोलॉजी थी जिसने एप्पल को नई जिंदगी दी और लॉरेन और मैंने मिलकर एक बेहतरीन फैमिली बनाई। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर मैं एप्पल से निकाला नहीं जाता। ये सब एक कड़वी दवा की तरह था मगर मरीज को ये ज़रूरी थी। जिंदगी कभी कभार ईंट से सर तोड़ देती है, हिम्मत मत हारो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं दी वो ये थी कि मैं जो करता था उससे मुझे मोहब्बत थी। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उस चीज़ को जिससे तुम्हें प्यार है। ये हकीकत है काम के बारे में और हम सफ़र के बारे में भी। तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लेगा और खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिसको अजीम समझते हो और अजीम काम करने का वाहिद रास्ता है तुम वो काम करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अगर ऐसा काम अभी तक नहीं मिला तो ढूंढते रहो, मुतमईन ना बैठो। जैसा कि सही है दिल के मामलात उन्हें पाने के बाद ही समझ में आते हैं और एक बेहतरीन ताल्लुकात की तरह ये चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। इसीलिए ढूंढते रहो, मुतमईन ना बैठो। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने पढ़ा था अगर तुम जिंदगी का हर दिन आखिरी समझ के गुजारो तो यकीनन ये किसी दिन सच होगा। इसने मुझ पे गहरा असर छोड़ा और तब से पिछले 33 साल से मैं हर सुबह आईने में देखता हूँ तो खुद से पूछता हूँ अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो आज करने वाला हूँ। अगर मेरा जवाब मुस्तकिल कुछ दिनों तक ना होता तो मैं फिक्रमंद हो जाता। मैं जल्द मरने वाला हूँ। इस हथियार ने मुझे जिंदगी के बड़े फैसलों में काफ़ी मदद की है, इसलिए कि हर चीज़ जैसे कि दुनिया की उम्मीदें, गुरूर व तकब्बुर, नाकामयाब होने का खौफ, सब मौत के खौफ से आगे रास्ता छोड़ देती हैं। बच जाती हैं सिर्फ अहम तरीन चीज़ें। तुम मरने वाले हो ये एहसास सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ खोने के डर को भगाने का। हकीकत वाज़े रहे, अपने दिल को मनाने के सिवा कोई चारा नहीं है। पिछले साल मुझे कैंसर हुआ। मेरा स्कैन सुबह 7:30 बजे हुआ जिसमें वाज़े ट्यूमर दिख रहा था पैंक्रियाज में। मुझे नहीं पता था पैंक्रियाज किसे कहते हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया कि मुझे लाइलाज कैंसर हुआ है और मैं 3 से 6 महीने तक ही जिंदा रह पाऊंगा।
मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घर जाओ और अपने काम काज को ऑर्डर में रखो। ये डॉक्टर का कोड वर्ड था ये कहने के लिए कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, यानी ये कि अपने बच्चों को वो सब कुछ इन महीनों में बताओ जो तुम अगले 10 सालों में बताने वाले थे, यानी ये कि तुम्हारा इंतकाल तुम्हारे घर वालों के लिए आसान हो जाए, यानी ये कि अपने चाहने वालों को खुदा हाफिज कह दो। दिन भर मैं यही सोचता रहा। उसी शाम मेरा बायोप्सी हुआ जिसमें उन्होंने मेरे हलक से एंडोस्कोपी डाला। मेरे पेट और मेरी अतरियों से गुजरता हुआ एक सुई मेरे पेंक्रियास में डालकर ट्यूमर के कुछ सेल निकाले गए। मैं बेहोश था, मगर मेरी बीवी जो वहाँ मौजूद थी उसने मुझसे कहा, जब डॉक्टर्स ने सेल्स को देखा तो ये कहकर वो रोने लगे कि इस टाइप का कैंसर बहुत ही कम इस दुनिया में पाया जाता है और ये कैंसर वो है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी सर्जरी हुई। मेरी सर्जरी बहुत कामयाब रही और मैं आज आपके सामने ठीक हूँ। And thankfully, I'm fine now. ये मेरा मौत से सबसे नज़दीकी सामना था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दहाइयों तक सबसे नज़दीकी रहेगा। चूँकि उससे बच चुका हूँ, तुमसे ये कहना चाहता हूँ पूरे एहतिमाद के साथ कि मौत एक काम की और हकीकतन एक इल्मी चीज़ भी है। कोई मरना नहीं चाहता, वो भी नहीं जिन्हें मर के जन्नत में जाना है, और हकीकत यह है कि मौत हमारी तकदीर है, उससे कोई बचा नहीं और वो ऐसी ही है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि मौत ज़िंदगी के वाहिद बेहतरीन इजाद जैसी है। वो ज़िंदगी बदलने का ज़रिया है, वो पुरानों को नए से बदल देती है। इस वक्त नए तुम लोग हो, मगर ज़्यादा दिन नहीं फिर तुम भी पुराने हो जाओगे और बदल दिए जाओगे। इतने ड्रामे के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर यह हकीकत है। तुम्हारे पास वक्त कम है, किसी और की ज़िंदगी जीने में इसे मत गवाओ। दूसरे लोगों की सोच के नतायज पे चलना छोड़ दो। दूसरों की आवाज़ से तुम्हारी अंदरून की आवाज़ को ना दबाओ, और सबसे अहम अपने दिल और वहदान पे चलने की हिम्मत जुटाओ। उनको पता है कि तुम्हें क्या बनने वाले हो, बाकी सब गैर अहम है। Everything else is secondary. जब मैं नौजवान था उस वक्त एक बेहतरीन रिसाला द होल अर्थ कैटलॉग हमारे ज़माने का बाइबल हुआ करता था। उसे निकालता था स्टीवर्ट ब्रांड नामी एक शख्स, यही से नज़दीक मेलो पार्क से, और उसने उस रिसाले को नज़्म नुमा बनाया था। ये 1960s की बात है। पर्सनल कंप्यूटर से पहले वो बनाया जाता था टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरे से। वो उस ज़माने का गूगल जैसा था। गूगल की पैदाइश से 35 साल पहले वो रिसाला एक मिसाली और अच्छी तरह से डिज़ाइन रहता था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग की कई इश्यूज निकाले, और जब उन्होंने आखिरी इशू निकाला, ये 1970s के दरमियान की बात है, मैं तुम्हारी उम्र का था। उस फाइनल इशू के पिछले कवर पर एक तस्वीर थी, एक सुबह गांव के रास्ते की, थोड़ी सी वैसी ही जैसा तुम्हें तुम्हारी एडवेंचरस ट्रिप पे दिखाई देती है। उसके नीचे कुछ अल्फाज थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखे रहो और बेवकूफ़ रहो। ये उनका आखिरी पैगाम था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और मैं उसे हमेशा अपने लिए ही समझता था। और अब तुम लोग एक ग्रेजुएट होके नई जिंदगी शुरू करो। मेरा आपसे भी यही ख्वाहिश होगी, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखे रहो और बेवकूफ़ रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।